प्रकाश। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ते हैं। अब यहीं से आपका एक्चुअल में चैप्टर शुरू होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है, भैया सीधी सी बात है, मास एक्शन लॉ क्या है जरा आप समझो। मैं मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैंने ना एक बकेट लिया, आई एम गोइंग टू टेक अ बकेट, मैंने एक बकेट लिया, ठीक है, अब नहाने जा रहा हूं, संडास तो चले गए, अब नहाने चलते हैं, ठीक है, और उसमें मान लो पानी भरा हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, और ये सेम मात्रा जो पानी की है वो मैंने इस फर्श पे उड़ेल दिया, ये सेम मात्रा पानी मैंने फर्श पे भी उड़ेल के रखा है, आया समझ में। ऊपर से हमारे पास है ना सनलाइट आ रही है, मैंने इसको धूप में रख दिया, ध्यान से समझना, ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है नीचे की तरफ, आ रहा है समझ में। मेरा सवाल है, सन के मैंने सूरज भगवान के सामने, सन के सामने मैंने दोनों चीजें रख दी, बकेट की पानी की बकेट भी रख दी और उसी पानी को मैंने फर्श पे फैला के रख दिया। मेरा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि कौन सा पानी पहले इवेपोरेट होगा, पहला या दूसरा? मेरा सवाल है ये कि कौन सा पानी पहले इवेपोरेट होगा, पहला या दूसरा? जल्दी से बताओ, कौन सा पानी पहले इवेपोरेट होगा, पहला या दूसरा? हर्ष गुज्जर बेटा, प्रियंका का हालचाल पूछना बंद कर बेटा, पढ़ाई कर ले, नहीं रह जाएगा। बताओ पहला या दूसरा? बोले होशियार, बकेट वाले पानी को लोग बोल रहे पहले सूरज भगवान चूस लेंगे। अरे नलायकों, कभी घर पे जाके थोड़े एक्सपेरिमेंट कर लिया करो। फर्श में उड़ेला गया पानी जल्दी इवेपोरेट होगा, फर्श में उड़ेला गया पानी जल्दी इवेपोरेट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर पानी को आपने फैला दिया। यहां पर अगर सनरेज पड़ेंगी तो पहले सरफेस वाले मॉलिक्यूल जाएंगे, क्योंकि सरफेस वाले मॉलिक्यूल ही उसके टच में है, नीचे वाले तो नहीं है। लेकिन यहां पर तो आपने पानी को जो फैला दिया तो सारा पानी ही ऑलमोस्ट सन के टच में आ गया। तो यहां पर मतलब क्या है? मतलब होता है एक्टिव मास का। मास एक्शन लॉ लगता है एक्टिव मास पे। तो मतलब समझो, अगर आप लोग यहां ध्यान से देखोगे तो बकेट में सिर्फ ऊपर वाली लेयर एक्टिव है, सूरज से, सन से इवेपोरेशन के लिए सिर्फ ऊपर वाली लेयर एक्टिव है। लेकिन जब आपने पानी फैला दिया तो ऑलमोस्ट सारा पानी एक्टिव है। तो यहां पर मास एक्शन लो एक्टिव मास पे लिखा जाता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन एक्टिव मास के बिहाफ पे देखी जाती है। जरा समझो इस चीज को, है ना। तो बकेट वाला पानी बहुत धीरे इवेपोरेट होगा, लेकिन आपका जो सरफेस आपने फर्श पे डाला पानी वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पर सारा खेल एक्टिव मास का है। और आपको मैं मजे की बात बताता हूं, जरा आप ध्यान से समझना। मास एक्शन लॉ ये कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे डिपेंड करता है। रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे डिपेंड करता है कि उसका एक्टिव मास कितना है। ऑब्वियसली इनएक्टिव मास से क्या लेना देना है, बकेट के नीचे पानी कितना भी हो हमें क्या लेना देना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। वो डिपेंड करेगा कि ऊपर पानी कितना है, सिंपल बात है। तो रेट एक्शन लो, आपका मास एक्शन लो यही कहता है कि जो केमिकल रिएक्शन का रेट होता है वो एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा एक्टिव मास होगा रेट उतनी ज्यादा होगी केमिकल रिएक्शन की। आ गया समझ में? मतलब समझो, और वो भी रिएक्टेंट के। मान लो कि मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, A ऑफ A B ऑफ B विल गिव यू प्रोडक्ट। अब यहां से मास एक्शन लो, यानी कि ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो ये कहता है कि जो रेट होगी वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा। आ रहा है समझ में? यानी कि A टू द पावर स्टोइकियोमेट्री एंड B टू द पावर स्टोइकियोमेट्री। अब इसको आप लोग ना केमिकल काइनेटिक्स से जोड़ के अभी मत देखना, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स से डिफरेंट वर्जन है। वहां पर आप जो A और B लेते हो वो स्टोइकियोमेट्री नहीं होती, वो ऑर्डर होती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में चले जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम को लेके। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आप प्लीज इसको मिक्स मत करना। केमिकल काइनेटिक्स को अलग रखो और केमिकल ये जो 11th का चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको अलग रखो। यहां पर स्टोइकियोमेट्री काउंट होती है रेट के अंदर। और जब आप ये जो साइन हटाते हो प्रोपोर्शनैलिटी का, इक्वल का साइन लगाओगे तो के लगाओगे, के इज अ रेट कांस्टेंट। आपका सबको समझ में आ गया? अब ये ए और बी स्टोइकियोमेट्री है इस चैप्टर के अंदर। अगर काइनेटिक्स में जाओगे तो ये स्टोइकियोमेट्री नहीं होती, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है जो एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। यहां पर ऐसा कोई रूल नहीं है, याद रखना। अब आते हैं अपन एक्टिव मास के कॉन्सेप्ट पे, जो मैं आप लोगों को समझा ही चुका हूं। एक्टिव मास का मतलब है कि कोई केमिकल रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट का मास एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना रिएक्टेंट का मास एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी को एक्टिव मास कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे मैंने एग्जांपल दिया बकेट वाला, और उसी पानी को जो मैंने फर्श पे फैला दिया था,
ठीक है। अब मास एक्शन लॉ बहुत सिंपल है। मास एक्शन लॉ बहुत सिंपली यही कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट लिखना है तो एक्टिव मास की साथ में स्टोइकियोमेट्री लेनी होती है। रिएक्टेंट का एक्टिव मास ले लो, उसकी स्टोइकियोमेट्री ले लो, रिएक्टेंट का एक्टिव मास ले लो, उसकी स्टोइकियोमेट्री ले लो। आ गया समझ में? उसी को क्या बोलते हैं, मास एक्शन लॉ कहते हैं। इसको लिखना भी बहुत आसान है और अब डिपेंड करता है कि आपने रिएक्टेंट कितने लिया। मान लो ए बी सी भी ले लिया होता तो यहां पे सी भी लिखते। आ रहा है समझ में? ये सीन है। मैथमेटिकली चलो उसको मास एक्शन लॉ को थोड़ा एक्सप्रेस करते हैं। मान लो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मान लो कि मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है ये, और ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन ले ली इस बार मैंने। मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। मैंने केमिकल रिएक्शन ली और वो भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन ली कि जहां पर ए ऑफ ए से और बी ऑफ बी से सी ऑफ सी और डी ऑफ डी बन रहा है, और ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में जाएगी। पहले फॉरवर्ड लेते हैं चलो। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? जब ए और बी से क्या बना रहे हो, सीओडी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। इस पे मास एक्शन लॉ लगा के बताओ। मास एक्शन लॉ लगाओ के तो आप लिखोगे रेट ऑफ फॉरवर्ड, क्योंकि आपने फॉरवर्ड रिएक्शन ली है तो ये फॉरवर्ड में जा रही है, तो यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखो। किसके बराबर होगा? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड, और साथ में फॉरवर्ड अगर जा रहे हो तो रिएक्टेंट किसको बोलोगे? फॉरवर्ड जा रहे हो तो रिएक्टेंट होगा ए और बी। समझ में आ गया? तो फिर आपको सिर्फ यही लिखना है, ए ऑफ ए एंड बी ऑफ बी। आ गया समझ में? क्योंकि मैं फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं। फॉरवर्ड के केस में ए और बी ही हमारे पास रिएक्टेंट है। आ गया समझ में? अब बात करते हैं रिवर्स की। अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करूं, इसी केमिकल रिएक्शन की रिवर्स की बात करते हैं। जब रिवर्स रिएक्शन की बात करो तो कैसे लिखोगे? सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी विल गिव यू ए ऑफ ए एंड बी ऑफ बी। अब आप मुझे बताओ, रिवर्स रिएक्शन के अंदर आपके रिएक्टेंट कौन है? अब रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट है सी और डी, तो फिर आप जब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखोगे, मास एक्शन लो यहां पर लगाओगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखोगे तो आप सी और डी को ही लिखोगे ना, ए और बी को क्यों लिखोगे? आ गया समझ में? अब आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड भी मिल गया, रेट ऑफ रिवर्स भी मिल गया। मिल गया। अब मेरी बात सुनना, इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है? इक्विलिब्रियम तब अटेन होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स के बराबर हो जाए। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या लिख के आए थे तुम लोग? ये रहा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज के एफ ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी। रेट ऑफ रिवर्स क्या लिख के आए थे? के आर सी टू द पावर सी एंड डी टू द पावर डी। दोनों को बराबर कर दो। अगर मैंने दोनों को बराबर कर दिया तो देखो, के एफ ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी, के आर सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी, दोनों को बराबर कर दिया। अब मैं यहां पे रेशो लेता हूं के एफ अपॉन के आर का, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड कांस्टेंट टू द रेट ऑफ रिवर्स कांस्टेंट। इनका जब मैं रेशो लूंगा तो क्या आएगा आप मुझे बताओ। ऊपर आपको दिख रहा है, जब देखो के एफ को के आर से डिवाइड करोगे तो ये नीचे चला गया और ये सारी टर्म नीचे आ गई। इन दैट केस ऊपर आपके पास क्या आ रहा है? प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन आ रहे हैं, और नीचे क्या आ रहे हैं? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन आ रहे हैं। और के एफ अपॉन के आर के रेशो को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड और रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? केसी बोलते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। केएफ अपॉन केआर के रेशियो को केसी बोला जाता है। तो आज अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग ना केसी लिखना सीखेंगे। तो चलो मैं आप लोगों को केसी लिख के बताता हूं, उसके बाद अपन इसके फैक्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे कह दूं, देखो कितना आसान है, जरा आप चेक करना। दिखने में हार्ड लगता है बट कुछ नहीं है। मान लो कि मेरे पास एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन है, सपोज करो वही कि N2 प्लस O2 विल गिव यू ट्वाइस ऑफ NO। ये रिवर्सिबल रिएक्शन थी, अभी आप पढ़ के आए हो ट्वाइस ऑफ NO। मैं आपको बोलता हूं कि चलो, और मैं मान लेता हूं कि मान क्या लेता हूं, ये गैस है, ये गैस और ये गैस है, मैं मान लिया। अब मैं कहता हूं कि चलो इसके लिए केसी लिख के बताओ। केसी की वैल्यू क्या होगी? दैट इज केएफ अपॉन केआर। ये इसके बराबर होगी, ये तो आपको पता ही है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, कैसे लिखोगे आप? केसी की वैल्यू में सबसे पहले प्रोडक्ट को लेते हो। ले लो, प्रोडक्ट कौन है? प्रोडक्ट के एक्टिव मास को लोगे। प्रोडक्ट कौन है? NO। और उसकी स्टोइकियोमेट्री उसकी पावर पे लगाओगे, लगा दी। अब आ जाओ नीचे, क्या लिखोगे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है? N2। उसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 1, तो चिंता छोड़ दो। फिर O2, तो उसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 1, तो चिंता छोड़ दो। इस तरह से केसी को लिखा जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज केसी। क्या ये हार्ड है? क्या इसके लिए आपको लाल चड्डी नीली पैंट के ऊपर पहन के चुन्नी लेके उड़ना पड़ेगा, सुपरमैन बनना पड़ेगा? नहीं। किस किस को लगता है कि तो बहुत आसान है यार, ये तो काम मैं, मेरे दाएं हाथ का खेल है, मैं कर सकता हूं, है ना? तो आप लोग ध्यान रखो, इस तरह से केसी लिखा जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 रिवर्सिबली गिविंग यू ट्वाइस ऑफ अमोनिया। मैं बोलूं चलो इसके लिए ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, इसके लिए केसी लिख के बताओ। कैसे लिखोगे? आपको कॉन्सेंट्रेशन लेनी है सबसे पहले अमोनिया की, उस पर पावर कितनी लगानी है? 2। क्या ये हार्ड है क्या? बताओ मुझे। फिर नाइट्रोजन की, उसकी पावर कितनी लगानी है? 1। फिर हाइड्रोजन की, उस पर पावर कितनी लगानी है? 3। क्या ये हार्ड है?
क्या इतना सा काम करने के लिए आपको लाल चड्डी नीली पैंट पे पहन के मम्मी की लाल चुन्नी लेके उड़ना पड़ेगा क्या? मतलब शक्तिमान बनना पड़ेगा क्या? ना बाबा ना। तो ये बहुत आसान है, सबको पता लग गया। अब अपन आगे चलते, ठीक है। अब देखो, अब अपन चेक करेंगे कि भैया केसी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। फैक्टर अफेक्टिंग केसी, तो उसको आप ध्यान से चेक करना। फैक्टर अफेक्टिंग केसी, देखो केसी डिपेंड करता है एक तो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर, और एक्चुअली सबसे बड़ा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बदलोगे तो केसी की वैल्यू बदल जाएगी, बात खत्म। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं स्टोइकियोमेट्री पे कैसे डिपेंड करता है। तो देखो, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, A ऑफ A प्लस B ऑफ B विल गिव यू C ऑफ C एंड D ऑफ D। उसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है K1, ठीक है। अब मैं इसको रिवर्स कर दूं तो C ऑफ C D ऑफ D विल गिव यू A ऑफ A एंड B ऑफ B। उसके लिए आपको कांस्टेंट दे रखा है K2। नाम अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ K1 और K2 में क्या रिलेशन है, तो पहली बात तो जैसे ही आपने रिवर्स कर दिया तो आपका ना रेट कांस्टेंट चेंज हो गया, और उन दोनों में रिलेशन क्या होगा आप खुद से निकालो। बताओ K1 की वैल्यू क्या होगी? K1 की वैल्यू होगी C ऑफ C एंड D ऑफ D। खुद से लिख के देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे खुद ही लिख सकते हो, उसमें है ही क्या, A ऑफ A टू B ऑफ B, ये लिखोगे ना। बताओ मुझे K2 की वैल्यू लिख के बताओ, K2 की वैल्यू क्या होगी? उसकी जस्ट अपोजिट होगी। क्या लिखा जाएगा? A ऑफ A B ऑफ B C ऑफ C एंड D ऑफ D। तो आपको क्या लग रहा है कि आप मुझे बताओ K1 और K2 में क्या रिलेशन है? दैट K1 इज 1 अपॉन K2, यस और नो? क्या ये हार्ड है? क्या इसके लिए आपको लाल चड्डी पहननी पड़ेगी? ना, K1 1 अपॉन K2 के बराबर होता है, सिंपल। अब दूसरे पे चलते। मान लो कि ये थोड़ा क्रिटिकल दे रखा है, मैं सिंपल वे से समझाता हूं आपको। मान लो कि मेरे पास है ना एक रिएक्शन है, ए से आपने बना दिया सपोज करो B, रिवर्सिबली आप क्या बना रहे हो? B। और B से सपोज करो आप रिवर्सिबली बना रहे हो C। A से B जब बनाते हो तो रिएक्शन कोफिशिएंट है K, B से C बनाते हो रिएक्शन कोफिशिएंट है K2, K1 और दूसरे में K2। अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो कि मैं A से सीधे क्या बना रहा हूं? C, तो उस टाइम पे K3 मान लेते हैं रिएक्शन कांस्टेंट। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन K1 K2 K3? K1 K2 और K3 में क्या रिलेशन है? क्या मुझे बता सकते हो? K1 K2 और K3 में क्या रिलेशन है? तो देखो, ऐसा है कि अगर आप ऊपर वाली दोनों रिएक्शन को जोड़ दो तो आपको तीसरी रिएक्शन मिल जाएगी। Whenever you add above two reaction, you will get the third reaction. इन दोनों को जोड़ दोगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा, A से C मिल गया। जब आप दो रिएक्शन को जोड़ते हो तो तीसरी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है पहली दोनों रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। निकाल के देख लो, बताओ K1 की वैल्यू कितनी है? सब लोग मुझे बताना, आप लोग है ना, बताओ। मैं दोबारा बोलता हूं, कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? दैट K3 इज इक्वल टू K1 इंटू K2। आप खुद भी निकाल सकते हो। आप मुझे बात बताओ K1 की वैल्यू क्या होगी? K1 की वैल्यू होगी B बाई A, डब्बे लगा लेना, मैं सीधे लिख रहा हूं। K2 की वैल्यू क्या होगी? दैट इज C बाई B। K3 का वैल्यू क्या होगा? C बाई A। अब बताओ K1 K2 K3 में क्या रिलेशन है? अगर मैं K1 और K2 को मल्टीप्लाई कर दूं, K1 की वैल्यू क्या है? B बाई A, इंटू K2 की वैल्यू क्या है? C बाई B। B से B कैंसिल हो गया, C बाई A आ गया, वो किसके बराबर है? K3 के। तो K3 का वैल्यू किसके बराबर है? K1 इंटू K2 के बराबर नहीं आया? बताओ मुझे। मतलब जो केमिकल रिएक्शन दो ऐड कर दी तो रेट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, तो केमिकल रिएक्शन सब्सट्रैक्ट कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करोगे? डिवाइड। खत्म हो गई कहानी। मतलब समझो, शॉर्टकट में बताऊं तो मतलब ये है कि अगर आप दो रिएक्शन को ऐड करते हो तो रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर दो रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड हो जाते हैं। ये सिंपल सी कहानी है जो आप लोगों को नोट करनी है। एक कहानी है जो सबको बतानी है। याद आ गया सब लोगों को? समझ में आया सब लोगों को? तो ये है कहानी ओवरऑल। अब हम और थोड़ा आगे चलते हैं। तो मतलब ये है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। केसी की वैल्यू आपको क्या कहती है? केसी की वैल्यू आपको कुछ कहती है, वो जरा समझो, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो केसी की वैल्यू आपसे कुछ कहती है, उस पॉइंट को आप लोगों को समझने की जरूरत है। आर यू गाइस रेडी फॉर द थिंग कि केसी की वैल्यू आपको क्या कहती है? मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट ये है कि अगर केसी का वैल्यू बहुत ज्यादा है, केसी का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन में प्रोडक्ट की मात्रा ज्यादा है। अगर मैं कहूं कि केसी का वैल्यू बहुत हाई है, इसका मतलब क्या हुआ? न्यूमिनेटर ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है।
और अगर प्रोडक्ट ज्यादा है इसका मतलब रिएक्शन कहां पे गई है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ज्यादातर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है केमिकल रिएक्शन। जरा समझो, अगर केसी का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में गई है। अगर केसी का वैल्यू बहुत कम है, इफ द वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी लेस, अगर मैं बोलूं केसी का वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब रिएक्शन में रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है। केसी की वैल्यू अगर बहुत कम होगी इसका मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में गई नहीं, रिएक्शन बैकवर्ड डोमिनेटिंग है। और अगर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू इन दोनों के बीच में आती है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कहीं से भी डोमिनेटिंग नहीं है, वो फॉरवर्ड भी नहीं है, वो बैकवर्ड भी नहीं है, कहीं बीच की है। जरा समझो, इसी को बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे सिर्फ इतनी कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर केसी का वैल्यू बहुत ज्यादा है, आप खुद से दिमाग लगाओ, केसी का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है इसका मतलब क्या हो गया, न्यूमिनेटर यानी कि प्रोडक्ट की वैल्यू हाई है। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू हाई है इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में गई है, तभी तो प्रोडक्ट ज्यादा बना है। अगर केसी का वैल्यू बहुत कम है इसका मतलब रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, तभी तो केसी का वैल्यू कम आया, क्योंकि रिएक्टेंट को हम लोग कहां लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब रिएक्शन कहां गई है, बैकवर्ड में। तो केसी की वैल्यू आपसे कुछ कहती है, वो आपको समझने की जरूरत है।